Hello and welcome to Prowings CS. How you all are doing? I'm also doing great. Okay, so today we have taken one of the important papers that's called Company Law and chapter number 1 to 7. Let's see how you performed. ओवरऑल सिनेरियो में ये बोलूँ कि स्टूडेंट्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस 55% तक था. यस, मैंने ऑब्जर्व किया इस सब्जेक्ट के अंदर कई बार स्टूडेंट्स कई बेसिक चीज़ों में टूट जाते हैं. या तो उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, या जिस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है उनका आंसर उनसे डिफर हो रहा है, या फिर कई बार उन्होंने रीडिंग या नॉलेज नहीं रखी है उस सब्जेक्ट की, जिसके वजह से स्टूडेंट्स के अंदर थोड़ी बहुत कमी आती है और पूरा आंसर्स में वो मार्क्स खो रहे हैं. प्लीज अपने प्रिपरेशंस को शार्पन आउट करने का टाइम है और उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही कोर सब्जेक्ट है. इसमें थोड़ा सा भी लक्यूना और आपके परफॉर्मेंसेस को अफेक्ट कर जाएगा. क्लियर? ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं. Articles of association of the company cannot impose blanket ban and prohibiting transfers of shares in the favor of a minor. Such restriction is unreasonable and unsustainable. ये वाला क्वेश्चन आया था. ठीक है, इसका आंसर क्या था? सारे लोगों को अब आंसर्स, मॉडल आंसर्स दे दूंगा. और हाँ, मैं वापस बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने भी अभी तक ऑनलाइन दिए हैं और इनको पेपर्स चाहिए, सारे पेपर्स टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो. ओके, क्लियर? प्लीज डाउनलोड द पेपर्स इफ यू वांट टू. ठीक है, अच्छा, ये पेपर भी आ जाएगा टेलीग्राम चैनल पे. आई बिलीव अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएंगे और बाकी के पेपर्स भी हैं, धीरे धीरे करके अपलोड होते जाएंगे. तो बी इन टच एंड कीप टेस्टिंग योरसेल्फ. ओके, लेट्स सी इसका आंसर क्या होना चाहिए था. क्वेश्चन के हिसाब से सिंपल सा क्वेश्चन था कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन माइनर्स के ऊपर ब्लैंकेट बैन नहीं डाल सकता. अब इस केस में आपका आंसर ऐसा चाहिए था कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी दे कैन नॉट इम्पोज अ ब्लैंकेट बैन ऑन माइनर प्रोहिबिटिंग द ट्रांसफर इन फेवर ऑफ माइनर. ये बात अपने आप में एक्सेप्टेबल है. ओके, बिकॉज ये चीज नहीं की जा सकती, वो अपने आप में अनरीजनेबल हो जाएगा. सेक्शन 44 की बात करें तो शेयर्स ऑफ द कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टी. They are transferable in the manner provided in the articles. And expression in the manner provided in the articles, इसका मतलब क्या होता है? The only interpretation that can be given is that the restrictions जो ट्रांसफर्स के ऊपर इम्पोज किए जाते हैं वो एक मीनिंगफुल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, वो न कि एब्सर्ड या आर्बिटरी रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए. क्लियर? Now, in case the restrictions are imposed on transfer of a minor is accepted, चलो मान लिया कुछ दिन के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा? इट वुड क्लियरली मीन दैट अगर किसी आदमी के मरने के बाद उसके शेयर्स अगर उसके लीगल एयर को गए और वो माइनर निकला तो वो बेचारा शेयर होल्डर नहीं हो सकता. तो ये एक अनजस्ट सिचुएशन को जनरेट करेगा और ये अपने आप में लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है. क्लियर? इसीलिए ये एक फेमस केस था सरोज वर्सेस ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का कि if the shares can be transmitted in favor of minor, so there is no reason why shares which are fully paid up and in respect of which no financial liability devolves on minors are held to be non-transferable merely because of ban. तो जो पूरी तरह पेड अप शेयर्स है जिसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं, वो ट्रांसफर्स क्यों नहीं हो सकते? जज ने बोला जब किसी के मरने के बाद शेयर्स माइनर्स को मिल सकते तो ट्रांसफर होने में क्या प्रॉब्लम है? लाइबिलिटी नहीं है तो डेफिनेटली ट्रांसफर्स हो सकते हैं. इस तरह से डिसीजन आया था और इस तरह से आंसर आपको लिख सकते थे. ठीक है, सो यू हैव रिटन योर आंसर्स, यू हैव सीन हाउ इट गोस. ओके, नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 1B था. 1B के हिसाब से था द मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी consist of A and B, who are also directors. On 4th August 2019, A left India for a foreign business tour. On 28th August 2019, he died. On 1st September 19, B purchased on credit 10,000 words of goods from C on behalf of C. C proposes to make B personally liable. Is B personally liable? आप सबको मालूम है सेक्शन 3A के हिसाब से 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है जब तक सिंगल मेंबर की कंपनी है. चलो प्रोविजन भी पढ़ के समझाता हूँ. तो यहाँ पे members are severally liable in cases if at the time the number of members of the company is reduced in case of a public company below 7 and in case of a private company below 2. तो अगर एक पब्लिक कंपनी में 7 से कम और प्राइवेट कंपनी में 2 से कम हो जाएंगे तो मेंबर्स पर्सनली लायबल होते हैं. और अगर कंपनी बिजनेस कैरी करी उसके बाद भी कितने टाइम के लिए? मोर देन 6 मंथ्स के हिसाब से. ओके, देन मेंबर्स सिंस वो मिनिमम नंबर से भी कम है इसलिए वो पर्सनली लायबल होते हैं. And every member who is a member of the company during that time, if he carries on the business of the company for those 6 months,
तो वो अपने आप में द फैक्ट दैट ही इज कैरिंग ऑन द बिजनेस व्हेन देयर इज अ रिडक्शन इन मेंबर्स, वो पर्सनल लायबिलिटी यानी कंपनी की लायबिलिटी अपने गले पे लेता है. सो ही बिकम्स पर्सनली लायबल फॉर दैट मैटर. ओके, क्लियर? एंड देन लास्ट में आप लिख सकते हो इन द गिवन केस ए हैज डाइड, ओके, एंड द कंपनी इज लेफ्ट विद ओनली वन मेंबर. If within 6 months B does not increase the number of members to the minimum, then B shall be personally liable for the company. Clear? ये बात सबको समझ में आई है? फाइन. तो आपने अपने आंसर्स देखना. गुड परफॉर्मेंस इस क्वेश्चन के लिए था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि certain members of the company are allowed to offer for sale their shareholding in the company to the public. Such offer document is deemed to be prospectus issued by the company. कई स्टूडेंट्स इस बात में थोड़े कंफ्यूज थे कि ये ऑफर फॉर सेल का प्रोस्पेक्टस डीम करे कि नहीं. कई स्टूडेंट्स ने इश्यू हाउस का आंसर लिखा था. थोड़े आप लगता है कुछ चीजों में कंफ्यूज आउट हो गए थे क्योंकि इसका आंसर इश्यू हाउस तो नहीं था. ओके, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. सेक्शन 28 कंपनीज एक्ट के हिसाब से it permits certain number of members of a company in consultation with board of directors to offer whole or part of their holding as shares to the public. तो 28 क्लियरली अलाउ करता है कि अगर आप अपने बोर्ड के साथ कंसल्ट करके पब्लिक को शेयर्स देना चाहो दे सकते हो. एंड द डॉक्यूमेंट बाय विच द ऑफर फॉर सेल इज मेड टू द पब्लिक फॉर ऑल द पर्पसेस डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस. ये करेक्ट है. इस वो डॉक्यूमेंट जो पब्लिक को दिया जाता है इनवाइटिंग द शेयर, इट इज अ प्रोस्पेक्टस. एंड सिंस पब्लिक ऑफर इज नॉट सेम एज ऑफर फॉर सेल, ओके, क्योंकि देखो दोनों में बहुत फर्क है. पब्लिक ऑफर का निकालने का मतलब होता है आप डायरेक्टली इनवाइट करते हो, इसलिए वहां पे आप प्रोस्पेक्टस वर्ड ही यूज करते हो. लेकिन ऑफर फॉर सेल होता है जहां पे शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं, तो इट इज डीम टू बी प्रोस्पेक्टस वाला प्रोविजन यूज करना होता है. तो मेनी प्रोविजंस रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस डज नॉट अप्लाई टू द ऑफर. यस, ऑफर फॉर सेल का तरीका और प्रोस्पेक्टस पब्लिक ऑफर का तरीका दोनों में काफी फर्क होता है. तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि दोनों के अंदर काफी सारी चीजों के अंदर फर्क आता है. ओके, जैसे प्रोविजंस एज टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन डज नॉट अप्लाई टू ऑफर फॉर सेल, उनका एक अलग तरीके की प्रोविजंस आती है. ठीक है, ऑल रूल्स, ऑल लॉज, रूल्स मेड हियर अंडर, यस, all laws rules made here and there as to the content of the prospectus, as to the liability in respect of misstatement, in respect of omissions or otherwise relating to prospectus, वो offer document को apply होगा. Offer में कुछ भी गलत झूठ नहीं लिखा होना चाहिए. And the section provides that the members, whether individuals or body corporates, whose shares are proposed to be offered to the public, shall collectively authorize the companies whose shares were offered to sale to the public to take all the actions in relation. मतलब एक लेटर ऑफ अथॉरिटी कंपनी के नाम पे जाएगी कि हमारे शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए जा रहे हैं, आप जो भी कलेक्टिव एक्शंस लेना चाहे ले सकते हो कंपनी के शेयर्स बेचने के रिगार्ड में. क्लियर? तो ये ऑफर फॉर सेल में एक लेटर ऑफ अथॉरिटी कंपनी के बिहाफ पे देना कंपलसरी होता है. और रूल 8 ऑफ कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट रूल्स के हिसाब से, ओके, वो यहाँ पे क्या बोलता है, सेक्शन 28 को ऑफर फॉर सेल से रीड करूं तो यहाँ पे जो प्रोविजंस आते हैं, ओके, these provisions with regard to section 28 will not be applicable. जैसे minimum subscription या provisions of minimum value वो ऑफ सेल पे applicable नहीं होंगे. उसी तरह provision requiring the statement from the board of directors for utilization of money वो भी applicable नहीं होगा. And any other provision for information which cannot be complied with or gathered by the offer for detailed justification not being made to comply, that is detailed compliance का provision जो हम prospectus पे देखते हैं with the entire list of compliances, वो यहाँ पे applicable नहीं होते. And further rules provide that such offer documents and prospectus issued under the section shall disclose the name of the entity, the cost of making the offer for sale with reasons. तो ये clearly disclose होना चाहिए कि कौन ये entity ये चीज बेच रहा है और इसका रीजनिंग क्या है, उसका जस्टिफिकेशन क्या है. ये बात लिखा होना कंपलसरी है. ये बात लिखा होना कंपलसरी है. क्लियर? आई बिलीव ये बात आपको समझ में आई. एवरीवन क्लियर? ठीक है, फाइन. तो ये हो गया ऑफर फॉर सेल के हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए. होप आप लोगों ने अपना अपना आंसर चेक किया हो. ओके, इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन ऐसा था कि whether floating charge attached to the company's property generally remains dormant till it is crystallized. जो चार्ज फ्लोटिंग नेचर का है and it is attached to the company, will they only on crystallization they become fixed? Okay, performance अच्छा था क्वेश्चन के आंसर्स में. तो yes, floating charge attached to the company generally remain dormant till they are crystallized or become fixed. ये statement correct है. The company has a right to carry on its business with the help of the assets
over which the floating charge is there, because company can use the property जब floating charge होती है, okay, till the happening of some event which determines the right, ये भी बात correct है. And crystallization is the process by which the floating charge converts into a fixed charge, absolutely correct. A floating charge crystallizes and the security becomes fixed in certain situations. So क्या क्या situation में floating charge fixed charge बनता है? So when the company goes into liquidation, then it becomes fixed. When the company ceases to carry on business, then it becomes fixed. When the creditors or the debenture holders take steps to enforce the security or appoint a receiver, then it becomes fixed. On happening of certain event which is specified in the deed, yeah, in the aforesaid circumstances, the floating charge is said to become fixed charge only when it is crystallized. ये बात भी ठीक है. So until the charge crystallizes or attaches or becomes fixed, okay, the name of the company can deal with the property, so charge in any manner as it likes. And once crystallized, the security cannot be sold because the lender can take the possession of the charge. ये बात भी अपने अपने एकदम क्लियर है. तो आपने अपने आंसर्स देखा होगा, अच्छे मार्क्स मिले थे, अच्छे से लिखा गया था, so that was really good. Okay, next question dividend का था, that is, while adopting accounts of the year, Board of Directors of Prima Limited, they have decided to consider interim dividend of 12% as a final dividend and did not consider the transfer of profit to the reserve. Now, whether the decision of the board is justified, question interesting था. क्या interim dividend final dividend की जगह ले सकता है और reserves में कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया गया? क्लियर? तो आई बिलीव आपको डिविडेंड का चैप्टर याद था. ओके, तो ठीक है, चलो इंटरिम डिविडेंड फाइनल डिविडेंड की जगह ले सकता है कि नहीं ले सकता वो समझ लेते हैं. सेक्शन 123 है, पॉपुलर सेक्शन है, कंपनी लॉ का, डिविडेंड के बारे में बात करता है. सो 123 प्रोवाइड्स provisions relating to declaration of dividend. Since interim dividend is a dividend and company should provide for depreciation under 123 before declaration of dividend. So first proviso of section 123 provides that the company, before declaring any dividend in a financial year, they have to transfer certain percentage of profits for that financial year as it consider appropriate for the reserves, irrespective of the size of declared dividend. And that is, company is not mandatorily required. देखो, हर साल कंपनी को फाइनेंशियल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर करना है, वो कंपनी के चॉइसेस पे है. ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि कंपनी को वो देना ही पड़ेगा. ओके, so it is up to the company to decide that whether they want to transfer certain reserves or not, and it is only an option which is available to the company. Okay, so the board has to decide whether to pay an interim dividend or not. ये board का decision है, or to transfer or not, ये board का decision है, and it is only an option available to the company to transfer certain percentage. In the instance case, the board has decided to pay 12% dividend on the paid up capital. by board ने decide कि हम 12% dividend देंगे. Okay, now assuming तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 ये प्रोवाइड करता है that the before declaring a dividend in any kind of financial year जो है, ट्रांसफर एक पर्टिकुलर परसेंटेज करना मैंडेटरी तो है नहीं, बराबर. And now assuming that the company has complied with depreciation requirement and other applicable position, interim dividend हो या final dividend can be declared without transferring certain profits to the company. बराबर ये है. So thus from this fact, मतलब ये पॉइंट तो क्लियर हो गई, from this facts and the provisions, one thing is clear that the Prima Limited is under no kind of obligation. Prima Limited is under no kind of obligation for transferring certain things, and the company is actually free to transfer any amount of its profits to the reserves without any compulsion, without any restrictions. बराबर, clear? Now subsection 3 of 123 की अगर बात करें, जहां पे board of directors of the company can declare interim dividend during a financial year period or any time during the period before the closure of the financial year, बराबर, till the holding of the AGM, ये भी बात बराबर है. Out of the surplus profits and loss account for the financial year बोलते हैं, for which interim dividend is sought to be declared, or out of the profit generated in the financial year till the quarter end preceding the date of declaration of dividend. बराबर, क्लियर? तो ये बात हमने 123 सबसेक्शन 3 की पढ़ी हुई है, आप जानते हो उसके बारे में, क्लियर? तो ये बोल देना कि the amount of dividend including the interim dividend should be deposited in the separate bank account within 5 days. तो क्या इंटरिम डिविडेंड को एक तरह का फाइनल डिविडेंड बोला जा सकता है? देखो, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. दैट इज इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड एक ही डिविडेंड के नेचर में,
कंपनी के लिए डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है एंड फाइनल डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, और इंटरिम डिविडेंड हो ये क्या फाइनल डिविडेंड हो, दोनों को पेमेंट एक ही तरह से किया जाता है। लॉ में कोई अलग से डिस्टिंग्विश नहीं है, तो एक तरह से बोल सकते हो कि इंटरिम डिविडेंड हो या फाइनल डिविडेंड, कंपनी के लिए वो डिविडेंड है। समझा? ठीक है, तो उस तरीके से आपका आंसर था। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? ओके गुड। अभी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, सब लोगों ने अच्छे से लिखा। Whether CSR, that is Corporate Social Responsibility Committee, is entrusted with specific functions? Yes, कमेटी के पास भी अपने अपने फंक्शंस होते हैं और उस कमेटी को फंक्शंस कंप्लाई करने होते हैं। तो क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या कंप्लाई करना होगा, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। क्लियर? सो 135 सबसेक्शन 3 की बात हो रही है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, रेड विद वॉट एवर रूल्स। हम आंसर में लिखते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल मैनेजमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कमेटी है, they are performing certain functions. क्या लिख सकते? To formulate, to recommend to the board the CSR policy that indicates the activities to be taken as per Schedule 7. फिर ये बोलना कि to recommend the amount of expenditure that we can be incurring for the activity as per CSR policy, and to institute a transparent monitoring mechanism for implementing a CSR project programs undertaken by the committee. Clear? And to monitor the CSR policy from time to time. क्लियर? तो ये सारे ऑब्लिगेशन सीएसआर के रिलेशन में उस कमेटी के रहते ही है। तो इतनी सी बात थी, इसलिए मैं बोला आंसर बहुत खूबसूरती से लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा था, व्हाट आर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज? कुछ लोगों ने अपने मन के आंसर्स भी लिखे, ओके, बाकी जिसने बराबर से लिखा है उसके लिए तो कोई बात नहीं है, उसको तो मार्क्स मिले ही है, लेकिन कुछ लोगों ने अपने मन के आंसर भी लिखे, तो प्लीज अपना लॉ मत बनाइए। So if you can write good answers, please stick to the provisions of law. You can write in your own words, but not your own law. ठीक है? तो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज आता है, रूल 18 कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स के हिसाब से। यहाँ पे आप ये बोल सकते हो बेनिफिट डिबेंचर ट्रस्टी डिस्क्वालिफाइड तब होता है जब व्हेन ही बेनिफिशियली होल्ड्स शेयर्स इन द कंपनी, या फिर हम बोल सकते हैं दैट ही इज अ प्रमोटर, डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सनल और एनी अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और ऑफ द होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। या दैट डिबेंचर ट्रस्टी इज बेनिफिशियली इंटरेस्टेड इन द मनीज व्हिच आर पेड बाय द कंपनी अदरवाइज देन रेम्युनरेशन पेएबल। या डिबेंचर ट्रस्टी इज इंडेटेड टू द कंपनी और सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी एज सच। बराबर, आप ये बातें बोल सकते हो। या फिर आप ये भी डिस्कशन में डाल सकते थे कि द डिबेंचर ट्रस्टी हैज फर्निश्ड एनी काइंड ऑफ गारंटी, बराबर, in respect of principal debt secured by the debenture trustee, has a pecuniary relationship with the company amounting to 2% or more of the gross turnover or total income, या फिर 50 lakhs rupees, whichever is a higher amount, or rather whichever is a lower amount, ऐसा बोलना था, for the preceding 2 immediately financial year, current financial year में। And debenture trustee is a relative of the promoter or any person who is in employment of the company as a director or KMP। आप ये भी प्रोविजन में डाल सकते हो, बराबर, क्लियर? तो ये कुछ एक प्रोविजंस आप यहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टी के सेगमेंट्स में डाल सकते हो। ठीक है, क्लियर? देन अबाउट क्वेश्चन 4B की बात करूं तो क्वेश्चन 4B आई वुड से हाँ नहीं यार, ठीक है, आता है नहीं आता है उसके हिसाब से गया था। तो ग्रीन कमर्शियल लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है एंड दे हैव मेड प्रेफरेंशियल ऑफर्स ऑफ शेयर्स फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो याद रखना कंसिडरेशन अदर देन कैश था एंड द क्वेश्चन हैज बीन रेज्ड बाय द अकाउंट्स डिपार्टमेंट as to the valuation for the allotment and the matter of non-cash treatment. तो practicing CS होने के नाते आपको एडवाइस करना था कि क्या करना चाहिए। रिमेंबर ये नॉन कैश आइटम है, कंसिडरेशन अदर देन कैश है और सेक्शन 62 हिट हो रहा है। कुछ को समझ में आया, कुछ को समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन 62 के हिसाब से आंसर देंगे, रेड विद रूल 13 सब रूल 2 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। ये क्या बोलता है दैट वेयर शेयर्स और सिक्योरिटीज आर अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश and the valuation of such consideration shall be done by a registered valuer who shall submit a valuation report to the company for justification of valuation. तो उसको valuation बोलते हैं। Where the preferential offers of shares is made for non-cash consideration, such non-cash consideration shall be treated in following manner in the books of accounts of the company. Okay? कैसे उसको ट्रीट किया जाता है तो उसके बारे में सेक्शन 62 में लिखा हुआ है। तो वेयर द नॉन कैश मतलब आप सामने वाले से पैसा नहीं ले रहे, आप कंसिडरेशन अदर देन कैश में शेयर्स दे रहे हो, तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट पे ध्यान रखना है कि नॉन कैश कंसिडरेशन
which takes a form of a depreciable or a amortized assets. मतलब मैं सामने किसी और के लिए शेयर्स दे रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरा एसेट्स कम हुआ है. So it can be carried to a balance sheet of the company as per the accounting standards. पहली बात तो वो लिखना है. And secondly, where the above clause is not applicable, it shall be expressly provided in the accounting standards and the practicing company secretary shall advise कि इसको notes to accounts में लिखना जरूरी होता है, उसको आप वैसे प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके, तो ये छोटा सा एडवाइस दिया था, बट काफी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सर बोलता क्या है और छोड़ के आए थे. ठीक है, चलो, पर आई बिलीव अभी ये क्लियर हो गया कि ऐसा क्वेश्चन आया तो एग्जाम में उसको टैकल कैसे करना है. ठीक है. दैट अबाउट एबीसी कंपनी का नेटवर्थ 80 करोड़ है. क्वेश्चन 5A था, एबीसी लिमिटेड नेटवर्थ 80 करोड़, टर्नओवर 30 करोड़, वांट्स टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक अदर देन इट्स मेंबर्स. You have to refer Companies Act. You have to state the procedures to be followed by ABC for accepting the deposits. ठीक है, तो हम आते हैं सेक्शन 76 के ऊपर. देखो, सेक्शन 76 की रिक्वायरमेंट है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग अंडर सेक्शन 73, पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ एंड टर्नओवर प्रिस्क्राइब अंडर रूल 2(1)(c) ऑफ द कंपनीज एक्सेप्ट ऑन डिपॉजिट रूल्स के हिसाब से, एंड यहाँ पे उसका नेटवर्थ नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़ है, टर्नओवर नॉट लेस देन 500 करोड़ है, सॉरी, हाँ बराबर, नॉट लेस देन 100 करोड़, टर्नओवर नॉट लेस देन 500 करोड़, accept deposits from the person other than the member subject to the compliance of section 73. Clear? मतलब ये हमने सेक्शन 76 के बारे में लिखा कि 76 हमको बोलता क्या है. उसके बाद हम समझाते हैं कि प्रेजेंट केस में दिया क्या है. प्रेजेंट केस में ऐसा दिया हुआ है कि एबीसी कंपनी करके कंपनी है जिसका नेटवर्थ 80 करोड़ है, टर्नओवर 30 करोड़ है. और अभी हमने जो अबाउ लिमिट्स देखी थी, अभी हमने लिमिट्स देखी थी कि पब्लिक से डिपॉजिट कौन एक्सेप्ट कर सकता है, तो उस लिमिट के हिसाब से ये बात क्लियर थी, विच हैज अ नेटवर्थ ऑफ नॉट लेस देन 100 करोड़ एंड अ टर्नओवर ऑफ नॉट लेस देन 500 करोड़. मतलब ये दो लिमिट तो कहीं भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, बराबर. तो आंसर में अल्टीमेटली हम ये लिखेंगे कि एबीसी इज नॉट cannot accept the deposit from public since it is not fulfilling the conditions. Okay, clear? Fine. Next question, question 5B. देखो, क्वेश्चन 5B है, परिपशु क्लॉज क्या होता है डिबेंचर्स में. मतलब दो, देखो डिबेंचर सीरीज में जाते हैं, दो सीरीज ऑफ डिबेंचर्स, क्या वो परिपशु हो सकते हैं, क्या प्रीवियस सीरीज को प्रायोरिटी मिलेगी पेमेंट्स के टर्म्स में, वो सब, तो उसको हम लोग बोलते हैं परिपशु क्लॉज. अगर दो से ज्यादा सीरीज ऑफ डिबेंचर्स एक ही तरह ट्रीट कर. So debentures are usually issued in series with a pari passu clause, and it follows that the debentures would be on equal footing as to the security, and should the security be enforced, the amount realized as to the dividend pro rata. मतलब एक एसेट्स को मैंने सपोज 2 years पहले के डिबेंचर्स में इंश्योर किया था, लास्ट टाइम फिर से डिबेंचर्स इशू किया सेम एसेट्स के ऊपर, तो क्या दोनों पार्टी का इक्वल चार्ज होगा, प्रो रेटा में डिविजन होगा. तो अगर परी पशु क्लॉज होगा तो in the event of deficiency in assets repay नहीं कर पा रहे, तो they will abate proportionately, यानी हर एक को एसेट बेच के proportionately मिलेगा. और ये जो परिपशु क्लॉज है, इसका मतलब होता है इट एम्प्लाइज इक्वल स्टेप, इक्वली ट्रीटेड, सेम रेट पे, एट पार. इसका मतलब ये होता है कि सब चीजों में इक्वल है. आप सुनते भी शेयर मार्केट में परिपशु क्लॉज करके आता है, तो डिबेंचर्स में भी वैसा लगता है. And when it is said that existing debentures shall be issued pari passu clause implies that no difference will be made between the old debentures and between the new debentures. दोनों के debentures एक जैसे होंगे. And if the words pari passu are not used, then the debentures will be payable according to the date of issue. And if all are issued on the same day, they will be payable according to the numerical. मतलब ये जो pari passu clause अगर नहीं लिखा होगा तो इसका क्लियर कट मतलब ये हुआ कि डिबेंचर्स जो सबसे पहले इशू किए गए थे उनको सबसे पहले पेमेंट होगा, जो बाद में इशू किए गए थे बाद में. या अगर आपने न्यूमेरिकल सीरीज रखी है नंबर वाइज, तो डिबेंचर्स स्टॉप जो पहले वाले थे पहले और बाद में देंगे. तो कंपनी कैन नॉट इशू न्यू सीरीज ऑफ डिबेंचर्स टू रैंक परी पशु विद द प्रायर सीरीज. ये भी कंडीशन है, सब्जेक्ट प्रायर वाले उसको एक्सप्रेसली कंसेंट करें. क्लियर? तो ये था परी पशु क्लॉज के रिगार्ड में क्वेश्चंस. एंड स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस ठीक ठीक था, क्योंकि अगेन मैं बोलता हूँ कई चीजों में आप लोगों को चीजें जैसे समझ में नहीं आए हो वैसा गया है, तो इसलिए मैं बोला हूँ. जैसे मैं बोला था ये पेपर आप लास्ट तक लिखने वाले हो, और लिखे भी थे, काफी स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे करके लिख रहे थे लास्ट. ठीक है, चलो. तो क्वेश्चन 6A के ऊपर आते हैं. रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, एडवाइस द पब्लिक कंपनी व्हिच डिक्लेयर डिविडेंड ऑन 30th September as to the procedure to be followed in regard to payment of dividend, and whether any intervening holidays in the month of October shall be taken into account. Okay,
फाइन डिविडेंड डिक्लेयर करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। अगेन सेक्शन 123 सबसेक्शन 4 पिक्चर में आ रहा है। 123 subsection 4 provides that the amount of the dividend, including that of interim dividend, shall be deposited in a scheduled bank account in a separate account within 5 days from the declaration. ये point अपने आप में clear है, 5 दिन में dividend deposit करना चाहिए. However, in government companies, subsection 4 of section 123 do not apply. With the entire paid up capital which is held by central government or the state government or government or central government and one or more government, यानी government company में 123 का subsection 4 नहीं apply करता है. Now, inferring from 124 subsection 1, dividend must be paid to any shareholder who is entitled to dividend within 30 days of declaration. तो dividend declare होने के 30 days के अंदर उनको payment complete करनी चाहिए. बराबर. अब आपको सेकेंड स्टैंडर्ड को FS3 के हिसाब से dividend shall be deposited in a separate bank account 5 days में and has to be paid in 30 days. So the intervening holiday, if any, okay, that will be included in the period. वो अलग से एड ऑन नहीं होगा, 30 डेज उतने से आगे बढ़ेगा नहीं, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द पीरियड. So therefore, illustration के हिसाब से dividend has to be deposited to the separate bank account on 5th October and it has to be registered in the bank by 30th October क्योंकि डिक्लेयर कब हुआ था interim dividend? अरे याद है नहीं? interim dividend 30th September को हुआ था, 5 दिन के हिसाब से 5th October और उसके बाद 30th October तक वो फाइनली पे ऑफ हो जाता है. क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन 6B, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स. इज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बी फाइल BN. अभी कई लोगों को सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है ना, नहीं समझ में आया. मतलब आप बेनिफिशियल ओनर डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हो और क्वेश्चंस के अंदर आपकी अनकंफर्टेबलनेस आंसर्स में आपको दिख ही रही होगी, आप लोगों ने देखा ही होगा. तो प्लीज बी केयरफुल अगर आप ऐसे सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हो. तो इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 90 of Companies Act, every individual who is acting alone, together, or through one or more persons or trusts, including the trust in person resident outside India, holds beneficial interest. Okay, तो या तो कोई अपने आप पे या किसी और के बिहाफ पे beneficial interest hold करता है, but not less than 25% or such other percentage as prescribed in shares of the company, or the right to exercise actual significance control in the company over the reporting company. तो अगर कोई पर्सन कंपनी में 25% तक होल्ड करता है या किसी भी नेचर में बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है, तो ऐसे इंडिविजुअल को BN1 फॉर्म फाइल करना है. तो सच एन इंडिविजुअल जो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है होल्डिंग सच बेनिफिशियल इंटरेस्ट, ही हैज टू मेक अ डिक्लेरेशन टू द रिपोर्टिंग कंपनी पे जिस कंपनी में शेयर होल्ड कर रहे हो, स्पेसिफाइंग द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो. ओके, एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द SBO अमेंडमेंट रूल्स के हिसाब से एवरी SBO जो भी रिपोर्टिंग कंपनी में is required to give a requisite declaration to the beneficial ownership in BN1 form to the reporting entity within 90 days of the commencement कि सर मैं beneficial owner हूँ और मैं कंपनी में इतना शेयर होल्डिंग रखता हूँ, तो BN फॉर्म फाइल होना चाहिए. बराबर. इतनी सी बात थी, लेकिन फिर भी समझने में टाइम लग गया कि कब क्या लिखना था. ठीक है, बट याद रखो आप धीरे धीरे प्रोविजंस को अच्छे से समझ के लिखते जाओ और बहुत जरूरी है इन चीजों का ध्यान रखना. अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. लास्ट सीरीज के क्वेश्चंस है. तो शेयर सर्टिफिकेट इज द प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द शेयर्स. एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. क्या शेयर सर्टिफिकेट प्राइमा फेसी एविडेंस है सर? ओके, आप कई केसेस के थ्रू एनालाइज किया गया था आंसर, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते थे एंड आंसर वाज वेरी वेल सेटिस्फैक्टरी. तो शेयर सर्टिफिकेट प्राइमा फेसी एविडेंस है टू द इफेक्ट दैट जिसको ये अलॉट किया है वो उस शेयर्स का मालिक है. दैट द अलॉटी इज द होल्डर ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी and it is showing that nominal and the paid up value and the distinctive number of the shares, and this certificate is a prima facie evidence as to the title of the shares in the possession of the shareholders. ये बात clearly आती है. Moreover, when the company issues a share certificate, it holds that the facts contained therein are true. ये कंपनी ने इशू किया तो कंपनी ने झूठ तो नहीं लिखा होगा, सच लिखा है. And any person acting on face of the share certificate can compel the company to pay compensation for any kind of damage which is caused by reason of any misstatement in the share certificate, as the company is bound by any statement in the certificate. तो अगर कोई गलत स्टेटमेंट करता भी, any person is making a wrong statement or misstatement, तो वो गलत स्टेटमेंट करने वाले पर्सन को ही यू कैन कंपेल टू पे द कॉम्पनसेशन फॉर एनी काइंड ऑफ डैमेजेस व्हिच इज कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स. क्लियर? Fine. And share certificate is the only document evidence that the share certificate is a declaration by the company that the person is named
सिंपल टर्म्स में बात करूं तो शेयर सर्टिफिकेट इशू, जिसके पास भी शेयर सर्टिफिकेट है वो उस शेयर सर्टिफिकेट यानी कंपनी के शेयर्स का मालिक है, और ये अपने आप में सफिशिएंट एविडेंस है। ऑल्सो द कंपनी कैन नॉट डिस्प्यूट द अमाउंट विच इज मेंशन इन द सर्टिफिकेट, तो ये भी साबित करता है कि शेयर सर्टिफिकेट एक प्राइमा फेसी एविडेंस है। फाइन, ये ओवरऑल आंसर हो गया। आप अपने हिसाब से डिस्कस करके आए हो, अच्छा लिख के आए हो, तो मार्क्स आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है, हाउ डिस्कस द प्रोविजन ऑफ प्लेज एंड हाइपोथेकेशन ऑफ डीमैटेरियलाइज्ड शेयर्स। और माय गुडनेस, लोगों ने डीमैट के बारे में लिखा है लेकिन प्लेज एंड हाइपोथेकेशन भूल गए हैं, या डीमैट कैसे होता है वो प्रोसीजर डिस्कस करके आए, लेकिन प्लेज उसमें कहाँ है नहीं दिखता। हाँ, बहुत वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, कई लोगों ने ब्लंडर किया है यहाँ पे, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखो कि कुछ भी आंसर नहीं छापने का, थोड़ा तो सेंसिबल होना चाहिए। So beneficial owner may with the prior approval of the depository pledge or hypothecate the shares in the held in the depository। देखो डिपॉजिटरी रियल ओनर होता है शेयर्स का, तो जो भी हाइपोथिकेशन या प्लेज होगा उन्हीं के नाम पे होगा। So upon the receipt of the intimation from the beneficial owner about the pledge or hypothecation of his shares, the depository accordingly make entries in the records, बराबर, and such an entry in the record shall be evidence के pledge register हो गया। So, जो डिपॉजिटरी ने रजिस्टर कर दिया शेयर्स का प्लेज, वही काफी होता है, और कोई अलग से प्लेज डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लेकिन चीज है क्या क्या ध्यान रखनी थी आंसर के अंदर, तो बोथ द प्लेजर एंड द प्लेजी मस्ट हैव अ डिपॉजिटरी अकाउंट, ये एसेंशियल है। The procedure for pledge or hypothecation of the demat is as under. Firstly, the investor has to submit the details of the share to be pledged to the DP in the prescribed form. क्या details, and the DP has to verify the records on the basis and be satisfied that the shares available for pledge, and he has to make a note एंड फॉरवर्ड द कॉपी टू द डिपॉजिटरी कि यस सर इसके शेयर्स हमारे साथ ही है, रजिस्टर्ड है और ये शेयर होल्डर है। एंड द डिपॉजिटरी, एक बार कंफर्मेशन आ गया फ्रॉम द प्लेजी एज वेल एज प्लेज डीपी से, विद इन 15 डेज ऑफ एप्लीकेशन वो अपने प्लेज रजिस्टर कर देता है, उस पर नोटिंग रजिस्टर कर लेता है। एंड द डिपॉजिटरी shall give the intimation to the DP, both the pledger and pledgee कि आपका pledge register हो गया, respectively दे देगा। और pledgee में invoke the pledge in the terms of the pledge, और इन्वोकेशन हुआ तो वो बेनिफिशियल, दैट इज दे बिकम द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द कंपनी, वो डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लेज इन फोर्स, डीपी शैल नॉट एनी इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ द प्लेज, ओके, विदाउट द कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्लेजी। मतलब बिना प्लेजी से पूछे कोई भी ट्रांसफर रजिस्टर नहीं होगा जब तक प्लेजी ने नो ऑब्जेक्शन नहीं दिया हो। क्लियर? एंड ऑन क्लोजर ऑफ द लोन, द प्लेजर शैल रिक्वेस्ट द डीपी टू क्लोज द प्लेज, and pledgee on getting the payment shall make a request of the closure of the pledge, तो जाके डीपी प्लेज को क्लोज करता है, जो डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। एंड फॉर मेकिंग हाइपोथिकेशन ऑफ शेयर्स हेल्ड इन अबव फॉर्म, however before registering hypothecation also the depository should obtain the consent of the hypothecator, ये obtain करना कंपलसरी है। तो आई बिलीव अब ये आपको ओवरऑल समझ में आया कैसे पेपर लिखना था, क्या क्या करना था। तैयारी आप अच्छे से करो, चीजों को थोड़ा ध्यान से समझ के पढ़ो, और फिर उसके बाद पूरे दिल से आंसर लिखो, डेफिनेटली सक्सेस आपके पास में है। ठीक है, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट पेपर, और टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पेपर भी मिल जाएगा। चलो बाय।